दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है क्रिया। आप देख ही चुके होंगे टाइटल में, थंबनेल में। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी का पार्ट आता है तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल उठता ही उठता है क्रिया से। वो भले ही सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हो, या फिर कोई क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में हो, या और किसी प्रकार से, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल उठता है। तो आज इस क्लास में क्रिया के इस टॉपिक को इस प्रकार से हल करेंगे कि ये क्लास देखने के बाद आपका क्रिया से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस ये विश्वास कीजिए। और इस कक्षा में पूरी तरह से आप, जब तक ये क्लास 20 मिनट की या 22 मिनट की बनती है, बस उसमें हाजिर रहिए और ध्यान से इसको समझिए। तो देखो, सबसे पहले क्रिया का अर्थ क्या है? किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना या फिर होना, ये है क्रिया का अर्थ। यानी कि कोई भी कार्य जो हो रहा है या किया जा रहा है वो क्रिया है। कोई भी काम है, उठना, बैठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ठीक है ना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, इस वाक्य में लड़के द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। लड़का कमरे में है, लड़का कमरे में है, इस वाक्य में लड़के के कमरे में होने की उपस्थिति का बोध हो रहा है। यानी कि इसकी परिभाषा में ही क्या है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। होना, होना भी क्या है? जैसे लड़का कमरे में है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन लड़के के कमरे में होने की उपस्थिति का बोध हो रहा है। जो कमरे में है, ये ही इसमें क्रिया का बोध करवा रहा है। जैसे लड़का कमरे में है, था या होगा, ये कौन से काल में भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, एक बता दूं कि ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, एनसीईआरटी से ऑथेंटिक नोट्स हैं ये। इसमें कोई भी किसी की कॉपी नहीं है और पूरी तरह से कंप्लीट जो मटेरियल रहेगा क्रिया का, वो इसमें समावेश किया गया है। हाँ, तो परिभाषा इसमें हम कर ही चुके हैं कि वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। अब इसके साथ धातु जुड़ी हुई है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिसे क्रिया का जन्म होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में धातु क्या है? पढ़ है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, वह क्रिया कहलाती है। एक परिभाषा ये है, एक ये थी। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, वह क्रिया कहलाती है। आगे देखो, ये धातु वाला है, तो वह धातु कहलाती, कौन सी धातु कहलाती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया का जन्म होता है वह धातु कहलाती है। जैसे पठ, पढ़, पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगी, ये क्रिया रूप बनते हैं इससे। अब आते हैं फिर क्रिया के भेद। क्रिया के दो प्रकार या भेद होते हैं। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, सकर्मक दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक, ये बताएंगे सारे, बस देखते रहिए आप क्लास को। अकर्मक, अकर्मक भी दो प्रकार की होती है, स्थिति अकर्मक और गत्यर्थक अकर्मक। अब है सकर्मक। सकर्मक, स का अर्थ स और कर्मक, ये दो से बना है। स का मतलब है साथ या सहित, और कर्मक का मतलब है कर्म अर्थात कर्म के साथ। यानी कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है वह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी, ठीक है ना। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर तो हम कर रहे हैं, देखो आगे कैसे बनेगा।
अर्थात जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, प्रभाव या फल कर्ता पर न पढ़ के जो है कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो ये प्रभाव और फल क्या है। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक कर्म है। अब कर्म को पहचानने की ट्रिक क्या है, देखो ऐसी ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। कर्म के वाक्य में है या नहीं है, या ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसका पता कैसे करें। तो क्या है, देखो क्या करना है सबसे पहले। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि जैसे वाक्य है रेखा पुस्तक पढ़ती है। वैसे मैंने करवा रखा है ये बीच बीच में, स्टेट की और जो मॉडल पेपर करवाए हैं वहाँ करवाया है फिर भी, लेकिन देख लो फिर भी। रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो रेखा क्या है यहाँ पे, रेखा है, इसमें हो गई कर्ता, ठीक है। पढ़ती है क्या हो गई, क्रिया जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ती है लेकिन के कोई काम हो रहा है। अब देखो, अब पुस्तक क्या है, पुस्तक है कर्म। अब कर्म कैसे पता करा हमने कि कर्म है। देखो इसका तरीका सबसे पहले क्या है, ये है कि क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न बनाते हैं और वो प्रश्न किस में आ जाए, क्या और किसको में आ जाए, क्या और किसको में, इन दो में प्रश्न यदि बनता है क्रिया के साथ, तो ये समझो वो सकर्मक क्रिया है। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी वो। अब देखो रेखा पुस्तक पढ़ती है, इसका हम प्रश्न बनाए तो रेखा क्या पढ़ती है, रेखा क्या पढ़ती है। तो और क्या और किसको का जो आंसर आता है, क्या और किसका को जो आंसर आता है वो है कर्म। क्या है, कर्म। इससे सिंपल भाषा में और तुम्हें कोई नहीं समझाएगा कि कर्म की पहचान, सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें। समझ गए। क्या करना है कि क्रिया से के साथ यदि हम प्रश्न बनाएं तो वो यदि क्या और किसको में बन जाए प्रश्न, जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो माँ किसको और क्या खिलाती है। इसमें दो क्रम आ गए, ठीक है ना, इसमें दो क्रम आ गए। तो किसको और क्या, यानी कि दोनों क्रम हैं, ये क्या हैं, दोनों क्रम हैं। अब देखो, अब है एक वाक्य और लिखूं मैं कि पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता है। तो पक्षी करता है आसमान में और उड़ता है क्रिया है। अब आसमान में, अब देखो इसमें कि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो कहाँ है, यानी कि क्या और किसको को छोड़कर, क्या और किसको को छोड़कर यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो वो अकर्मक क्रिया है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो हाँ, तो ये है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की टेक्निक। और वैसे अकर्मक क्रिया में क्या जाती हैं, अकर्मक क्रिया में सोना, जागना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, उदास होना, जागना, तैरना, उड़ना, ठीक है ना, ये सभी अकर्मक क्रिया में आ जाती हैं सारी। तो हो गया। अब देखो, तो सीधा इसमें, हाँ बच्चा पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक कर्म है और क्रिया का सीधा प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। तो प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। इसके चक्र में आपको नहीं पढ़ना कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कैसे पड़ता है, इसके चक्र में मत पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यानी परिभाषा के रूप में आप उसमें कर सकते हो कि जहाँ मतलब क्रिया का फल जहाँ कर्ता पर न पढ़ के जहाँ उसमें कर्म पर पड़ रहा हो, वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। आगे देखो, ये वही बात है। अब आ जाओ आगे। हाँ, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूं कि यानी कि प्रभाव कैसे पड़ता है इसका।
प्रभाव यूँ पड़ेगा कि भाई जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये देखो राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। अब पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है। और यदि पुस्तक को पढ़ेगा तो हो सकता है कभी कभी कभार उसके पेज भी जो है ना जाने अनजाने में फट जाए। वो पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा तो पुरानी भी होगी पुस्तक। हो सकता है कभी मतलब उसके ऊपर पानी पीते समय उसके पेज भी गिले हो जाएं, तो प्रभाव पड़ना उसमें मतलब कमी होना, ठीक है ना, उसमें नुकसान होना। तो ये फल या प्रभाव ये होता है इसका, समझ गए होगे। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, बस इतनी बात याद रख लेना इसमें। आगे देखो, अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक का जो है ना मैंने बता दिया है, पूरी तरह से ऐसे पहचान करनी है बस, ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। विद्वान नहीं बनना आपको हिंदी का, विद्वान बनना है तो काफ़ी मतलब संस्थान है, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, यहाँ आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना है, उसके वे में समझिए बस, यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और लगभग यही पूछते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अकर्मक बता दिया मैंने कि मतलब ए का मतलब क्या है, नहीं, और कर्मक का मतलब कर्म, जिसमें कर्म नहीं है, यानी कि क्रिया के साथ जहाँ कर्म नहीं है वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब इसके दो भेद होते हैं, किसके, अकर्मक के। स्थिति अकर्मक, ये कर्ता की अवस्था का बोध करवाती है, जैसे मोहन हंस रहा है, ठीक है ना, रेखा सो रही है, अतः इन वाक्यों में कोई गति नहीं हो रही, तो ये स्थिति अकर्मक है। गति अकर्मक, इन क्रियाओं में कर्ता गतिशील रहता है, कर्ता गतिशील रहता है, जैसे पक्षी उड़ रहा है, यानी कि उड़ना क्या है, एक गति हो रही है। वह बाग में घूम रहा है घूम रहा है, तो घूम रहा है तो क्या है, उसमें भी गति हो रही है। तो ये स्थिति अकर्मक और गति अकर्मक, ये अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। और सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से भी थे, वो कौन कौन से थे, बताया था आपको अभी, हाँ शायद बताया नहीं होगा। एक होता है एक कर्मक, एक तो होता है एक कर्मक, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही रहता है, एक कर्म रहता है, और द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। जैसे एक कर्मक में क्या हो गया कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें एक कर्म है, ठीक है। एक और वाक्य हमने उसका विश्लेषण किया था कि जैसे माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो यहाँ बच्चे को, एक तो ये कर्म हो गया, और एक क्या हो गया, खाना, माँ किसको क्या खिला रही है, दो कर्म हो गए। तो ये वाक्य हो गया इसमें द्विकर्मक का, क्या हो गया, द्विकर्मक का, क्योंकि इसमें दो कर्म है, ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। आगे देखो भाई, तो आगे है एक कर्मक और द्विकर्मक। ये हम कर चुके हैं कि वाक्य में एक ही कर्म हो तो वहाँ एक कर्मक क्रिया कहलाती है उसे। जैसे मोहन बाजार से फल लाया, तो क्या करोगे इसका, मोहन बाजार से क्या लाया, ठीक है, तो एक कर्म है, कर्म तो है इसमें, और एक ही कर्म है। और फिर है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, वाक्य में दो कर्म यदि हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे माँ बच्चे को खिलौना देती है, ठीक है ना, तो बच्चे को, एक तो क्या हो गया कर्म, बच्चे को, एक ये कर्म हो गया, और दूसरा हो गया खिलौना, ठीक है ना। माँ किसको क्या देती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये क्लास पूरी देखने के बाद आपका, मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा क्रिया से किसी भी प्रकार का। तो यहाँ ये इसमें क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। किसान गाय को चारा डाल रहा है, तो किसान किसको क्या डाल रहा है, यहाँ भी द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है ये। आगे देखो क्या कह रहा है ये, हाँ ये तो वही है, इसका विश्लेषण कर रखा है यहाँ पे। यहाँ वाक्य में दो क्रम में पहला बच्चे को और दूसरा खिलौना, ठीक है। मुख्य क्रम और गौण क्रम ये भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। दो क्रम होते हैं, मुख्य और गौण क्रम। वाक्य में मुख्य क्रम सदा क्रिया के निकट होता है। मुख्य क्रम कहाँ होता है, क्रिया के निकट। एक बार शायद रीट में आता है पेपर, ये प्रश्न कि
जो मुख्य क्रम की जगह कहाँ होती है, ठीक ठीक है ना, उसका स्थान कहाँ होता है, तो क्रिया के निकट होता है। तो वाक्य में मुख्य क्रम सदा क्रिया के निकट होता है और वह निर्जीव होता है। ये देखो कैसे होता है, जबकि गौण क्रम कर्ता के निकट होता है और यह सजीव होता है। अब देखो उदाहरण के द्वारा समझो इसको, कि माँ बच्चे को खिलौना देती है। तो माँ बच्चे को खिलौना देती है, बच्चे को, ये है गौण क्रम। गौण क्रम क्या होता है, कर्ता के निकट होता है। कर्ता के कौन है इसमें, माँ। और ये देखो, और वो क्या होता है, सजीव होता है। ठीक है ना, गौण क्रम कर्ता के निकट होता है और सजीव होता है। तो ये है बच्चे को, ये बच्चा क्या है, सजीव है और गौण क्रम है ये। अब खिलौना देती है, ये है मुख्य क्रम, और इसकी जगह क्या होती है, किसके पास होती है, क्रिया के पास होती है, और ये निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है ना। अब जिसकी इसकी जगह और करें कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध क्या हो गया, मुख्य क्रम है, और पिलाती है क्या हुआ, क्रिया हो गई, और दूध क्या होता है, निर्जीव होता है दूध भी। ठीक है ना। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है, दो, कौन कौन सी, कि जो मुख्य क्रम सदा क्रिया के पास होता है और वह निर्जीव होता है, लेकिन जो गौण क्रम होता है वो किसके पास, कर्ता के पास होता है और वो सजीव होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लोगे, रख लेंगे। चलो आगे चलो। अब है अकर्मक क्रियाएं, हम जिक्र कर चुके हैं इसका, उठना, बैठना, जागना, सोना, दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, निकलना, उदास होना, खुश होना, छींकना, चमकना, घबराना, छिपना। ठीक है ना, बहुत सारी ही देखो, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं भाई। खांसना, मरना, जीना, उड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। अब आगे क्या दे रखे इसने, कि जरूरी नहीं कि जो सक्रमक है वो सक्रमक ही रहे, वाक्य के भाव के अनुसार वो क्रियाएं, उन क्रियाओं का रूपांतरण भी होता रहता है। जैसे सक्रमक का उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अक्रमक उदाहरण, मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखो, पढ़ता है, पढ़ता यहाँ तो क्या हो गई, सक्रमक क्रिया हो गई। क्या हो गई, सक्रमक, क्योंकि मोहन क्या पढ़ता है, इसके साथ क्या है, कर्म है। अब मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। देखो, अब यहाँ पे पढ़ता है क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। कैसे हो गई, कि मोहन किस कक्षा में पढ़ता है, किस में पढ़ता है। ठीक है ना, किस कक्षा में, तो में पर किसके चिन्ह हैं, अधिकरण कारक के हैं। तो और हमें क्या चाहिए, क्या और किसको चाहिए, तो क्या हो गई, पढ़ता, अब हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो वाक्य के भाव के अनुसार मतलब कोई स्थायी नहीं होती है, बदलती रहती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अक्रमक और सक्रमक की पहचान कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो आगे, ये बात तो वही है। अब है प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 5 और कहीं कहीं 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम सामान्य क्रिया। क्या होती है, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे अरुण ने पाठ पढ़ा, खेलना, दौड़ना, खाना, ये सभी सामान्य क्रियाएं हैं। यानी कि जिस क्रिया के साथ ना प्रत्यय जुड़ जाता है वो लगभग सामान्य क्रिया की श्रेणी में आती है। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे तरुण दौड़ रहा है, अब तरुण तो करता हो गया, दौड़ एक क्रिया ये हो गई, और रहा है दूसरी ये हो गई। धनंजय पढ़ रहा है, पढ़ और रहा है। उसने खाना खा लिया, खाना और खा ये क्रिया हो गई, और लिया। तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अब है आगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। किससे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु होती। जैसे मोहन पाठ दोहराने लगा, दोहराने, दोहराना, ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। मैंने अपनी कमीज रंगवाई, रंग से रंगवाई। ठीक है ना।
संज्ञा से, जैसे संज्ञा से फिर क्या है, जैसे बात, बात से बतियाना, आत से अथियाना। बात क्या है, संज्ञा है और जातिवाचक हो गई। आत क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। आत से क्या बन गया, अथियाना। अब सर्वनाम से कैसे बनते हैं, अपना से अपनाना, ठीक है ना। विशेषण से कैसे बनती है ये, नाम धातु क्रिया, दुबला, दुबला से दुबलाना, गर्म से गरमाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नाम धातु क्रिया कौन सी होती हैं, संज्ञा से और नाम विशेषण से जो बनने वाली क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु कहलाती हैं। अब एक है अनुकरणवाची, टिमटिम से टिमटिमाना, गड़गड़ से गड़गड़ाना, ये सभी अनुकरणवाची कहलाएंगी। अब देखो भाई, एक क्या कह रहा है, मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जुड़ने पर ही संयुक्त क्रिया बनती है, ठीक है ना। रंजक क्रिया का आगे जिक्र आएगा, क्या होती है ये बताएंगे। आगे देखो, फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या होती है, जब कर्ता क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कब, जब कर्ता क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए तो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे नव्या ऋतु से पत्र लिखवाती है। नव्या क्या है, कर्ता है, और ये पत्र किससे लिखवाती है, क्रिया किससे करवाती है, नव्या से, सॉरी ऋतु से। तो यहाँ क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में लगभग कर्ता काम स्वयं करता है, लेकिन मध्य में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे रामू खाना बनाता है, बच्चे को खाना खिलाया, नर्स ने मरीज को दवा पिलाई, ठीक है ना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक में आ जाएंगे। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आता है, क्रिया के मध्य में क्या जाता है, वा प्रत्यय लगाकर। अब देखो, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं और प्रेरणार्थक क्रिया को व्युत्पन्न क्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न क्रिया क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, अकर्मक नहीं होती। आगे देखो, तो जैसे हाँ क्या कर रहे थे, द्वितीय प्रेरणार्थक का जिक्र था, क्रिया के मध्य में वा प्रत्यय लगकर बनती है। जैसे नेहा नव्या से पत्र लिखवाती है। नेहा, एक इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, ठीक है ना, या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ नेहा पत्र स्वयं न लिख के नव्या से लिखवा रही है, तो ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी, रामू नौकर से खाना बनवाता है, ठीक है ना, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लग जाता है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करने में लग जाए तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जैसे देखो, मुन्नी पढ़कर सो गई, तो मुन्नी ने पहले पढ़ा और फिर एक क्रिया हो गई सो गई, फिर दूसरी क्रिया में लग गई। मैंने भागकर गाड़ी पकड़ी, पहले भागा एक क्रिया हुई और फिर गाड़ी पकड़ी दूसरी क्रिया हो गई। किसान फसल काट कर चला गया, फसल काटी एक क्रिया हुई और फिर चला गया दूसरी क्रिया, ठीक है। तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखो भाई, ये तो कोई खास नहीं। आगे आती है कृदंत क्रिया। जो क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जो क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है, यानी कि कोई भी प्रत्यय लगे अंत में, वो कहलाएगी कृदंत क्रिया। जैसे पढ़ धातु है और इससे ता प्रत्यय बन गया पढ़ता, तो ये कृदंत क्रिया कहलाएगी। पढ़ आ, पढ़ा, पढ़ ना, ना प्रत्यय लग गया, पढ़ते ही, पढ़ते ही, तो ये सारी क्या हैं, ये कृदंत क्रियाएं हैं। आगे देखो, अब है मिश्र क्रिया। जिस क्रिया में पहला अंश संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का रहता है और दूसरा अंश क्रिया का, वह मिश्र क्रिया कहलाती है। ये वैसे कोई खास नहीं, फिर भी देख लो। जैसे याद आना, ठीक है ना, याद आना, याद आना। बाहर करना, बाहर क्या है, बाहर क्रिया है और करना
विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। दान देना, तो ये क्या हो गया, ये सारी मिश्र क्रियाएं होती हैं। अब है अपूर्ण क्रिया। कर्ता के रहते जो अकर्मक क्रिया तथा कर्ता और कर्म के रहते जो सकर्मक क्रिया पूरा अर्थ न दे सके, वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। कर्ता के रहते जो अकर्मक क्रिया तथा कर्ता और कर्म के रहते जो सकर्मक क्रिया पूरा अर्थ न दे सके, यानी कि अधूरा वाक्य रह जाए, वह पूर्ण क्रिया कहते हैं उसे। जैसे मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा। अब मैं अगले वर्ष क्या बन जाऊंगा, पूरा अर्थ नहीं दिया इसने, ठीक है ना। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, क्या थे भाई, तो इन दोनों में क्या है, पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं है ये, तो ये क्या है, अपूर्ण क्रिया है। साथियों प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा यहाँ से, बस ये लगभग आधे घंटे की क्लास हो या 25 मिनट की, बस थोड़ा सा और है। फिर है पूरक। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द लगाया जाता है उसे कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। कैसे, अब देखो, जैसे मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा, अपूर्ण क्रिया में क्या था, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, तो यहाँ जो अध्यापक जो शब्द है, पद है, वो पूरक का काम कर रहा है, किसका, पूरक का, तो ये होती है पूरक क्रिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, उसमें क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, तो क्या थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या यहाँ पे पूरक है। अब आता है समापिका क्रिया। समापिका मतलब नाम से बदलता है कि समाप्त करने वाली, वाक्य के अंत में होने वाली। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में लगती है और वाक्य की समाप्ति का सूचक होती है। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ता है वाक्य के अंत में ही, तो क्या है, समापिका क्रिया है। वृद्ध बाग में घूम रहा है, अंत में है, अब है, तो ये क्या है, समापिका। अब अशमापिका क्रिया क्या होती हैं, ये वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के अंत में न लगकर कहीं और प्रयुक्त होती हैं, बीच में होती हैं या पहले तो खैर नहीं हो सकती। जैसे वृक्ष पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, वृक्ष पर चहचहाती देखो बीच में आ गई, चिड़िया कितनी सुंदर है, तो यह समापिका है। समापिका होती तो यहाँ मतलब ऐसा आता कि वृक्ष पर चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है ना, तो ये इसने ये क्रिया जो है असमापिका कहलाएगी। नदी में बहता हुआ फूल कितना मनोहर है, बहता हुआ बीच में आ गई क्रिया, ठीक है ना, मनोहर है ये यहाँ पे मतलब असमापिका हो गई। टिमटिमाते हुए तारे कितने अद्भुत हैं, टिमटिमाते हुए देखो शुरू में आ गई, शुरू में आ सकती है भाई, टिमटिमाते हुए तारे, टिमटिमाना ये क्रिया हो रही है यहाँ पे, कितने अद्भुत हैं, अद्भुत का मतलब सुंदर, अनोखे, तो यहाँ इसको समाप्त नहीं कर रही है क्रिया वाक्य को, इसलिए यह समापिका क्रिया है। आगे देखो, काल के आधार पर ये तो 3 प्रकार की होती हैं, तो वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक, ये तो कर ही दोगे, यानी कि पढ़ता है, पढ़ रही है, पढ़ता होगा, ये वर्तमान कालिक है। पढ़ा था, यदि पढ़ा, ये भूतकालिक है। भविष्यकालिक में पढ़ेगा, संभव है वह पढ़े, तो ये क्या है, भविष्यकालिक। अब थोड़ा सा और बचता है, 3-4 मिनट का और देख लो। सहायक क्रिया, जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करता हो, वह मुख्य क्रिया शब्द के वाक्य निर्माण में सहायता करता हो, वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया से वाक्य के काल का बोध भी होता है, ये लगभग काल का बोध जो करवाती है वही सहायक क्रिया कहलाती है, जो इंग्लिश में आती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे पिताजी कार्यालय चले गए, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई, वह डर से कांप उठा, वह नाच रहा है, उठा, पहुंच गई, ये सभी क्या हैं, सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। आगे, हाँ बस यही है बस। तो ये थी दोस्तों क्रिया के बारे में पूरा वर्णन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपका क्रिया से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वो भले ही अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, यानी कि जो स्कूली पाठ्यक्रम में है, 4th से लेकर और 10th क्लास तक जो आते हैं, वहाँ से भी पूरा मटेरियल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है।
और जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।